अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। आपको पता है इस टॉपिक से ना यूजीसी नेट हर साल घुमावदार क्वेश्चंस पूछता ही रहता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू लूज़ योर क्रूशियल 1 or 2 मार्क्स, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो माय नेम इज़ एकता मुकिल। आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल का मीनिंग समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। देखो, वेरिएबल वर्ड बना है वेरी से, दैट मीन्स टू चेंज। एनीथिंग दैट कैन चेंज इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से समझते हैं कि इस वेरिएबल का रिसर्च में क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो, वेरिएबल्स क्या होंगे? जो भी चीज़ चेंज हो सकती है। अब हम आपसे रिलेटेड देखते हैं आप में क्या क्या वेरिएबल्स है। आपकी एज, क्या वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है? येस, सो इट इज़ अ वेरिएबल। ओके, आपकी हाइट, क्या वो भी चेंज होती है? येस, सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। आपका वेट, क्या वो भी चेंज होता है? तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। बट आपका नाम, क्या वो चेंज होता है कॉन्स्टेंटली? नहीं, तो वो वेरिएबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से समझिए जो भी चीज़ चेंज हो सकती है वो हमारे लिए वेरिएबल होती है रिसर्च में। ओके, अब हम वेरिएबल्स के टाइप्स के बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक रिसर्चर हो और आप रिसर्च कर रहे हो कि म्यूज़िक सुन के बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है या म्यूज़िक बिना सुने बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें आपको मैंने बताया था एक चीज़ होगी कॉज और एक चीज़ होगी इफ़ेक्ट। तो जो कॉज है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो म्यूज़िक है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा। म्यूज़िक की वजह से असर किस पे आ रहा है? बच्चों के कंसंट्रेशन पे। तो जो बच्चों का कंसंट्रेशन है, उनका जो स्टडी का स्कोर है, वो डिपेंड करता है म्यूज़िक के ऊपर। पर म्यूज़िक तो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट इस म्यूज़िक को आप एज अ रिसर्चर कंट्रोल कर सकते हो। ओके, कि किस तरह का जो म्यूज़िक है वो आप बच्चों को सुनाओगे। क्या आप सूदिंग म्यूज़िक सुनाने वाले हो या उन्हें जैज़ म्यूज़िक सुनाओगे, या किस तरह का म्यूज़िक बच्चे सुनेंगे और कितनी देर तक सुनेंगे और कितनी वॉल्यूम में सुनेंगे। तो इस तरह से आप क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, बट ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ओके, सो आई होप विद एग्जांपल आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग अब समझ में आया हो कि किस तरह से ये एक तरह का कॉज होता है, ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इनफैक्ट इसकी वजह से किसी दूसरे वेरिएबल पर हमें असर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो जैसे कि हमने बात की, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वजह से किसी और वेरिएबल पर असर देखने को मिलता है। तो ये जिस वेरिएबल पर असर देखने को मिलता है इसी को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई इसका जो रिज़ल्ट होगा वो किसी और वेरिएबल से उसके ऊपर डिपेंड होगा, राइट। उसकी वजह से इसका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होगा। ओके, इसके रिज़ल्ट में चेंजेस आएंगे। अब मान लो जो हमने म्यूज़िक रखा था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वजह से बच्चों का कंसंट्रेशन, उनकी स्टडी, इसमें डिफरेंस आ रहा था। तो ये क्या हो गया हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई बच्चे अगर म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उनका हो सकता है स्कोर कम आए, और नहीं सुन रहे तो हो सकता है उनका स्कोर ज़्यादा आए। तो इस तरह से ये किसके ऊपर डिपेंड है कि म्यूज़िक बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इस कंडीशन के ऊपर। ओके, तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक तरह का इफ़ेक्ट है, असर है, किसकी वजह से? जो कारण कुछ प्रीवियसली रिसर्चर ने कंट्रोल करके किया है टू फाइंड आउट कि क्या असर होता है। ओके, एंड इसको जो है हम मेजर करते हैं कि भाई कितना असर आया है। चलिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो आप एक रिसर्च कर रहे हो कि एक नया प्लांट है, उसके ऊपर कितना पानी दे जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो सबसे बेस्ट तरीके से हो। ओके, अभी यहाँ पे पानी क्या हो गया,
हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसको आप एज अ रिसर्चर कंट्रोल करोगे, पर वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। आप अगर चाहोगे तो कम पानी दे सकते हो, आप चाहोगे तो ज़्यादा पानी दे सकते हो, ठीक है। बट जो उसका इफ़ेक्ट होगा, जो उसका असर होगा प्लांट के ऊपर, वो क्या होगा, डिपेंड होगा कि उसे कितना पानी मिल रहा है। तो इस तरह से वो हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, जब बहुत ज़्यादा पानी मिला है तो प्लांट क्या है, डेड हो गया ऑलमोस्ट। जब बहुत कम पानी मिला है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, बस 2 ही लीव्स आए हैं। और जब मॉडरेट अमाउंट में पानी मिला है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो किया है, राइट। तो एज अ रिसर्चर आप ये पता लगा रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपने 2 चीज़ें ली है, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आपसे पूछा जाए, एक बड़ा एग्जाम्पल देके कि भाई ये आप इस तरह से रिसर्च कर रहे हो, इसमें ये आपके पास कंडीशन है, तो फाइंड आउट करो कि कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि कौन सी चीज़ कारण बन रही है और कौन सा चीज़ उसका इफेक्ट है, असर है। ओके, उस तरह से आप बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो डरावने लगते हैं बट एक्चुअली वो बहुत इजी होते हैं, तो वो भी आप सॉल्व इजीली कर लोगे। ओके, तो अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ही डिफरेंट नेम्स देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी, मैनिपुलेटेड, रिग्रेसर, इनपुट वेरिएबल्स, कॉज वेरिएबल, ट्रीटमेंट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये सारे के सारे अगर आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ओके, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम और किन नाम से जानते हैं, आउटकम, रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन, मेजर्ड, इफेक्ट एंड आउटपुट वेरिएबल। Okay, I hope you are clear with all the different names that are used with these 2 different type of variables. अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ही हमारे पास और सब कैटेगरी होती है। एक होता है एक्टिव वेरिएबल, एक होता है एट्रीब्यूट वेरिएबल। ओके, एक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता होगा कि भाई इस चीज़ में मैंने इतनी क्वांटिटी रखी है या फिर ये चीज़ मैंने इस तरह से सेट करके रखी है, तो इसका असर इस तरह से आएगा ही आएगा। बट एट्रीब्यूट वेरिएबल वो हो जाता है जो आपको पता होता है आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मान लो हमारा वही पुराने वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि आपने कितना पानी प्लांट को देना है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ का आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, आपका एक्टिव वेरिएबल हो गया। बट जो प्लांट जिस सॉइल के अंदर है, ठीक है, अब हालांकि आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी हद तक, लेकिन मान लो आपने वो ज़मीन में बोया है और वहाँ पे कोई कीड़ा आ जाता है और आपको नहीं पता ज़मीन के नीचे क्या चीज़ हो रही है, राइट, किस तरह का न्यूट्रिशन वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मौजूद था, तो वो आपका एट्रीब्यूट वेरिएबल हो जाएगा इस तरीके से। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी वो वेरिएबल जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह की अगर रिसर्च आप ह्यूमंस के ऊपर कर रहे होते तो आपके पास जो भी ह्यूमन आएगा आप उनका जेंडर चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी एज चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी एथनिसिटी चेंज नहीं कर सकते, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, उनकी एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई जो आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंज कर सकते हो वो आपका एक्टिव वेरिएबल, जो नहीं चेंज कर सकते वो आपका एट्रीब्यूट वेरिएबल। आई होप ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अभी आपको क्लियर हो। अब बात करते हैं कंट्रोल वेरिएबल की। देखो, कंट्रोल वेरिएबल सिंपली वो होता है जो आप एज अ रिसर्चर चाहते हो कि भाई मेरे लिए ना कांस्टेंट रहे ताकि मेरी रिसर्च बहुत अच्छे से कंडक्ट हो जाए। अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि कितना अमाउंट ऑफ पानी ज़रूरी है इस नए प्लांट के लिए, तो आप एक प्लांट तो नहीं लोगे, आप काफ़ी सारे उस प्लांट के सैंपल्स लोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, वो सारे प्लांट्स जो है सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ प्लांट की ग्रोथ ऑलरेडी पहले से ही हो रखी है, उनकी सेम टाइम पे ही उनको जो है बोया जाना चाहिए, अदरवाइज़ कि आपको वो रिज़ल्ट सही से नहीं देगा। तो आप एज अ रिसर्चर क्या चाहते हो कि मेरे लिए ये जो फैक्टर्स है ये हमेशा सेम रहे। फॉर एग्जांपल उस प्लांट को, सभी प्लांट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले, उनका सॉइल एक जैसा रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो हमने पहले एट्रीब्यूट वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स में तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, पर यहाँ पे आप एज अ रिसर्चर चाहते हो कि आपके लिए ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहे, सेम रहे आपके सारे सैंपल्स के ऊपर, ताकि
आपका जो रिज़ल्ट है उसमें किसी भी तरह की इनवैलिडिटी ना हो। ओके तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। ओके चलो अभी एक्स्ट्रा न्यूएस्ट वेरिएबल का मतलब समझते हैं हम। एक्स्ट्रा मतलब कोई भी चीज़ फालतू। तो जैसे कभी हमारी रिसर्च में कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमारी रिसर्च को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है हमारी जानकारी के बाहर, ठीक है, तो उसे हम एक्स्ट्रा न्यूएस बोल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो करेगी ही करेगी, बट वो पोटेंशियल रखती है कि वो कर सकती है हमारी रिसर्च को मैनिपुलेट, ठीक है, हमारे रिजल्ट्स जो है ऑल्टर हो सकते हैं उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल हमारा जो कितना पानी प्लांट को मिलना चाहिए एंड उसकी वजह से क्या प्लांट की ग्रोथ होगी, उसमें एक और फैक्टर ऐसा भी हो सकता है, मान लो टेम्परेचर जो है, ओके, वेदर जो है वो सूटेबल ही ना था, ठीक है, आपने तो सही अमाउंट ऑफ वाटर दिया बट आपका टेम्परेचर की वजह से और वेदर की वजह से जो है प्लांट ग्रो नहीं कर पाया, आपने गलत वेदर में वो कर दिया या फिर वेदर ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल हो गए। अब या तो ये ऑल्टर कर सकते हैं रिजल्ट को या फिर ये रिजल्ट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए हम इसे एक्स्ट्रा न्यूएस बोलते हैं। अभी देखना, इसी को जब ये 100% चेंज कर देते हैं रिजल्ट को बट रिसर्चर को पता नहीं चलता तो इसका नाम ही बदल जाता है, ये एक्स्ट्रा न्यूएस से कंफाउंडिंग हो जाता है। जब हम कंफाउंडिंग वाला वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसमें आप डिटेल में समझोगे। ओके अभी आपको एक्स्ट्रा न्यूएस से क्या समझ के रखना है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। ओके तो जैसे टेम्परेचर है या वेदर है या फिर सॉइल क्वालिटी है, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्चर ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देता है, तो इनकी वजह से कभी रिजल्ट ऑल्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके दे हैव द पोटेंशियल टू चेंज द रिजल्ट। सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ extraneous variables. So mainly there are 4 types of extraneous variables, that is participant, situational, experimenter and demand characteristics. इन सभी को हम एक एक करके अभी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है situational variable। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो वाटर एंड प्लांट की ग्रोथ वाला एग्जाम्पल था, उसमें क्या चीज़ थी ऐसी जो रिसर्चर को नहीं पता चल रही थी, वो टेम्परेचर या वेदर। तो ये हमारा सिचुएशनल एक्स्ट्रा न्यूएस हो जाता है डायरेक्टली कि भाई सिचुएशन ही ऐसी बन गई ऑल ऑफ अ सडन जिसकी वजह से जो है उसका रिजल्ट ऑल्टर हो गया। तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, इसमें टेम्परेचर आ जाता है, नॉइस आ जाती है, अमाउंट ऑफ लाइट आ जाती है, इल्यूमिनेशन आ जाती है, वेदर आ जाता है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशनल वेरिएबल। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट वेरिएबल और पर्सन वेरिएबल। अब मान लो आप इंसानों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ओके अभी इसमें हम वो वाला एग्जांपल लेंगे जिसमें म्यूजिक एंड बच्चों का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व था, ठीक है। अभी जो बच्चों का कंसंट्रेशन है, मान लो ऐसा ग्रुप है जिसने म्यूजिक सुना नहीं है बट वहाँ पे बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल ही कम है या फिर उनको एंजाइटी लेवल हो रहा है कि भाई अरे हमारा तो एग्ज़ाम होने वाला है, हम कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे उनका पर्सनल जो अपना टेम्परामेंट है वो इंक्लूड हो गया एज एन एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल एंड वो हमारे रिजल्ट को ऑल्टर कर सकता है। ओके सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटर में क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से इंडिकेशन देने लग जाता है पार्टिसिपेंट को कि भाई तुम ना इस तरीके से रिएक्ट करना बिकॉज आई वांट द रिजल्ट्स टू कम इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो वो पहले से ही थोड़ा सा ऑल्टर खुद से कर देता है रिसर्चर, क्योंकि उसको एक सर्टेन टाइप ऑफ रिजल्ट चाहिए। ओके सो द एक्सपेरिमेंटर कभी कभी अनइंटेंशनली भी करता है, वो इन्फ्लुएंसेस द स्टडीज़ आउटकम बाय इंस्ट्रक्टिंग पार्टिसिपेंट्स ऑन हाउ टू एक्ट, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, लोगों को खुद से ही क्लूज़ दे रहा है कि भाई डू इट लाइक दिस और डू इट लाइक दैट, जिससे कि वो रिज़ल्ट को मैनिपुलेट पहले से ही कर सके रिज़ल्ट के रिसर्च के रिज़ल्ट को। ओके नेक्स्ट इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिमांड क्या आ जाती है यहाँ पे, जो पार्टिसिपेंट्स है वो पहले से ही भापने लग जाते हैं, अच्छा ये जो रिसर्च है ना ये इसके ऊपर हो रही है कि जिसने म्यूज़िक सुना है उसके तो कम मार्क्स आए और जो म्यूज़िक नहीं सुना है उसके ज़्यादा मार्क्स आए। अब वो जहाँ जो यहाँ पे जिस इंसान ने पार्टिसिपेट किया है उसका खुद का भी पर्सनल ये ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं कि ये रिसर्च डिमांड क्या कर रही है। ओके वहाँ पे भी वहाँ पे अभी रिसर्चर का वो नहीं है, यहाँ पे किसको क्लूज़ मिल रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट है वो डिमांड को देखते हुए अपने हिसाब से जो है रिज़ल्ट को ऑल्टर कर सकता है। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इन अ सर्टेन वे, अगर उसने रिज़ल्ट
अगर उसने म्यूज़िक सुना है तो वो जानबूझ के हो सकता है कम परफॉर्म करे, ये दिखाने के लिए कि भाई म्यूज़िक वाले तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और अगर उसने म्यूज़िक नहीं सुना है तो अपनी तरफ से वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने लग जाएगा कि यार मुझे प्रूव करना है दैट जो म्यूज़िक नहीं सुनते हैं ना वो अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं। ओके, तो इसमें पर्सनल बायस आ जाता है पार्टिसिपेंट का, प्लस वो डिमांड को एनालाइज करते हैं कि ये रिसर्च डिमांड क्या करती है। ओके, सो आई होप ऑल द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल्स आर क्लियर नाउ। अभी बात करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल की। देखो मैंने बताया था जब एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल 100% आपके रिज़ल्ट को ऑल्टर करता ही करता है, बट रिसर्चर को नहीं पता चलता कि भाई किस रीज़न की वजह से जो है मेरा रिज़ल्ट वो नहीं आया जो मैं सोच के चल रहा था। वो सोचेगा कि अच्छा ऐसा ही होता होगा जो ये रिज़ल्ट आया, हम हो सकता है यही एक्चुअल रिज़ल्ट है और इसमें किसी भी प्रकार का किसी और वेरिएबल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बट एक्चुअली ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल था, जो हमारा पहले एक्सट्रान्यूअस था, जो सिर्फ पोटेंशियल रखता था ऑल्टर करने के रिज़ल्ट को, अब उसने वाकई में कर दिया है। ओके, ऑल्टर कर दिया तो वो क्या बन गया, अब कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया। अब इस कंफाउंडिंग को ना आप कंफ्यूज वर्ड से रिलेट कर लो, ठीक है। जो भी कंफ्यूज करता है रिसर्चर को उसकी रिसर्च के रिजल्ट के आने के लिए, ओके, तो उसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल बोल देते हैं। मान लो आपने वही पानी और प्लांट वाला एग्जाम्पल लिया जिसमें जो है कितना पानी आपने प्लांट में देना है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ समझ में आ जाए। अब आप पानी तो एक्यूरेट दे रहे हो पर उसमें आपने किसी में फर्टिलाइज़र कम रख दिया, किसी में ज़्यादा रख दिया, क्वांटिटी का आपने ध्यान नहीं रखा, अनइंटेंशनली आपको लगा कि सभी में सेम सी है। ओके, होना चाहिए आपका कंट्रोल वेरिएबल जहाँ पे आप चाहोगे कि भाई सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे, बट आपने अनइंटेंशनली सही से इस चीज़ में परफॉर्म नहीं किया, तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया आपके लिए। ठीक है, क्या हुआ कि आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो डिफरेंट लेवल्स पे आने लगी। अब वो पानी की वजह से नहीं आ रही, वो फर्टिलाइज़र की अमाउंट की वजह से डिफरेंट आ रही है। ओके, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है, जो कि आपकी रिसर्च के रिजल्ट को ऑल्टर कर सकता है रिसर्चर को पता किए बिना। सो आवर नेक्स्ट वेरिएबल इज़ इंटरवीनिंग और मीडिएटर वेरिएबल। देखो ये दोनों ही वेरिएबल सेम होते हैं, बस डिफरेंट नेम्स है, इंटरवीनिंग और मीडिएटर। ठीक है, इनका हम मीनिंग समझते हैं, बहुत ही आसान मीनिंग है। कोई भी जब भी कॉज एंड इफ़ेक्ट होगा ना तो वो हमेशा सिर्फ ये दो नहीं होंगे, इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ होगी जो इनको लिंक करेगी, जो इनको कनेक्ट करेगी, ओके, मीडिएट करेगी, ताकि जो ये असर है वो आ सके। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चों ने हमारी पढ़ाई करी विद म्यूज़िक या विदाउट म्यूज़िक, जब उन्होंने पढ़ाई करी तो उनको नॉलेज आई, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है, तब उन्होंने एग्ज़ाम में परफॉर्म किया। तो जो ये कॉन्फिडेंस था, ये जो नॉलेज थी, उनका जो भी था कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ओके, तो ये जो दो चीज़ों को लिंक करते हैं ना, इन्हीं को हम इंटरवीनिंग वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, अब मान लो वही प्लांट का हम पानी और प्लांट की ग्रोथ वाला वेरिएबल देख लेते हैं। इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, सनलाइट। ऑब्वियसली जो चीज़ें भी बीच में प्लांट की ग्रोथ को और ज़रूरी है पानी के अलावा, वो सारा हमारा इस रिज़ल्ट में, इस रिसर्च में क्या होगी, इंटरवीनिंग वेरिएबल होगी। जो प्लांट में न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो भी तो हेल्प कर रही है ना इस रिसर्च को पूरा करने में। मान लो आपने न्यूट्रिशन हटा दिया, सनलाइट हटा दी, आप चाहे मर्जी जितना पानी देते रहो, वो नहीं बढ़ेगा प्लांट अच्छे से। तो सिंपल सी बात है, जब भी एक रिसर्च को पूरा करने के लिए और वेरिएबल्स की हेल्प लगती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम या तो इंटरवीनिंग वेरिएबल बोल देते हैं या मीडिएटिंग वेरिएबल बोल देते हैं। बोथ आर सेम। ओके, आई होप दिस इज़ clear to you now. Let's move on to the next variable, that is moderator variable. देखो moderator variable ना mediating से different होता है। अब ये moderate क्या है, ये जो है किस तरह से रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्लांट को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सनलाइट में रख दिया, ओके, और उसे इतनी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत थी नहीं, तो उसने इस रिज़ल्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले जो है वो प्लांट जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता, अब वो थोड़ा जल्दी मुरझा गया। अब यहाँ पे पानी आपने सही अमाउंट में दिया था, बट किसने उस रिज़ल्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, सनलाइट ने।
तो ऐसे वेरिएबल जो रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, ओके, वो हमारे हो जाते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। दैट मीन्स दे कैन मॉडरेट द रिजल्ट, ओके, दे कैन चेंज द रिजल्ट। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हमने पहले भी अपना टाइप ऑफ रिसर्च में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। तो आई होप वहाँ से आपको इनके नेम्स एंड मीनिंग पहले से ही थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्वांटिटेटिव इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। तो जिसमें भी नंबर इन्वॉल्व होंगे वो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो जाएगा। जिसमें भी नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ नेम्स होंगे या लेबल्स होंगे जिसको हम नंबर्स में नहीं बोल सकते, वो चीज़ इंक्लूड होगी तो उसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोल देंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्वांटिटेटिव में हमारा क्या आ जाता है, एज आ जाएगी, वेट आ जाएगा, ओके, नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, ठीक है, एंड पॉपुलेशन साइज ऑफ अ सिटी एंड नंबर ऑफ स्क्वायर फीट इन अ हाउस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। जिसमें भी नंबर इन्वॉल्व है वो सारे के सारे हमारे क्वांटिटेटिव। जिसमें भी नंबर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हम नेम से बता सकते हैं, वो हमारे क्वालिटेटिव। फॉर एग्जांपल आई कलर, जेंडर मेल या फीमेल, इसमें हम नंबर तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ब्रीड ऑफ डॉग, लेवल ऑफ एजुकेशन, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, ठीक है। तो आप क्या है, इनका नाम लेके बताओगे, आप इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बोलोगे। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड या मैरिड या डाइवोर्सी, ओके। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लेबल्स यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, क्वालिटेटिव वेरिएबल बन जाएगा। अभी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर भी जो है सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो होल नंबर्स में ही आप जिसको बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके कितने भाई बहन हैं, आप बोलोगे मेरे 2 भाई है या फिर 2 बहनें हैं, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे मेरे 1.5 है या 3.25 है या 3.25 भाई बहन है, ये तो आप इस तरह से जवाब नहीं दोगे। तो जिसमें भी आपका आंसर एक पूरे नंबर में होगा, होल नंबर में होगा, डेसिमल वैल्यूज़ में नहीं होगा, उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोल देंगे, ओके। नंबर्स तो इंक्लूडेड है बट डेसिमल नंबर्स नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट नंबर हो गया, ओके, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूअस। अब डिस्क्रीट का उल्टा लगा लो, जिसमें आपका जो है डेसिमल वैल्यूज़ इंक्लूड होंगे, ओके। वो डेसिमल वैल्यूज़ कितने तक भी जा सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर तक जा सकते हैं, ओके। तो उसे हम बोल देंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस में आपके पास जो है डेसिमल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को टाइम बता रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ हमारी घड़ी में 1 या 2 बजते हैं, उसके बीच में 1:30 भी बजता है, 2:45 भी होते हैं, 1:15 भी होता है, राइट। तो टाइम में जैसे आपका हो गया 1 या 2 के अलावा भी और भी नंबर्स इन्वॉल्व है। सेम ऐसे ही जब आप किसी को वेट बताते हो, तो वेट में आपका ऐसा तो नहीं है कि जैसे सिर्फ 60 है और 61 है, तो 60 और 61 के बीच में भी सब आपका डेसिमल वैल्यूज़ आ जाता है। ऐसे ही हाइट में भी आपका आ जाएगा, जैसे 5 है ना, 5 फुट 5 इंच, तो वो जो 5 इंच है वो क्या हो गया आपका, एक तरह से डेसिमल आप उसको वैल्यू लगा रहे हो, ठीक है। तो पर जब आप एज बताते हो तो आप एज पूरी जो है अपना होल नंबर में बताओगे, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, डिस्क्रीट में, ओके। एंड जिसमें भी डेसिमल वैल्यूज़ आ सकती है वो सारा हमारा कॉन्टीन्यूअस में जाएगा। तो आई होप आपको डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस अभी क्लियर हो गया हो। जैसे क्वांटिटेटिव के अंदर आपके पास डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है, सेम ऐसे ही क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव को ना हम कैटेगोरिकल भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या आती है, कैटेगरीज आती है। हम कैटेगरी का नाम लेके बोलते हैं ना, जैसे मेल एक कैटेगरी हो गई, जेंडर एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो हम नाम लेके बोल रहे हैं, तो जिसमें भी नेम होगा, कैटेगरी होगी, लेबल्स होंगे, वो हमारी क्वालिटेटिव हो जाएगी। और इसी को आप कई बार कैटेगोरिकल वेरिएबल के नाम से भी देखोगे एग्जाम्स में, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज़ योर क्वालिटेटिव वेरिएबल ओनली, ओके। इसके अंदर हमारे पास सब टाइप्स क्या आ जाएंगे, डाइकोटोमस, ठीक है। देखो डाई वर्ड का मतलब होता है 2, ठीक है। अब जिसमें भी सिर्फ 2 कैटेगरीज हो सकती है उसको हम बोल देते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल। जैसे किसी चीज़ में या तो आंसर येस होगा या नो होगा, ठीक है। तो ये येस और नो हमारे पास क्या हो गई, सिर्फ 2 ऑप्शंस हो गई। सेम ऐसे ही जेंडर में हमारे पास ऑप्शन 2 हो जाएंगे, या तो मेल या फीमेल। अभी हम वो थर्ड जेंडर का ऑप्शन हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 ऑप्शंस है आपके पास, तो मेल है या फीमेल है, तो वो भी हमारा डाइकोटोमस हो जाएगा।
कभी कभी सिर्फ और सिर्फ आपको या तो येस होता है या नो होता है आंसर। सेम ऐसे ही कभी ट्रू या फिर कभी फॉल्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे आप या तो स्विच को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, तो उसमें भी सिर्फ टू ऑप्शंस हो गए आपके पास। जिसमें भी दो ऑप्शन है वो हमारा डाइकोटॉमस हो जाएगा। अब ट्राइकोटॉमस में क्या डिफरेंस है? देखो, ट्राई मतलब 3। अब जैसे ही आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं 2 की जगह, तो वो आपका ट्राइकोटॉमस हो जाएगा। मान लो अर्बन, रूरल, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? सेमी अर्बन, जो ना पूरी तरह से अर्बन है ना पूरी तरह से रूरल है, तो वो सेमी अर्बन है। तो जिस चीज़ में भी 3 ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, वो हमारा ट्राइकोटॉमस हो जाएगा। अब येस और नो के बीच में कभी कभी मे बी घुस जाता है, ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे भी घुस जाता है। तो इस तरह से जब भी 3 कैटेगरीज बनेगी तो उसको हम ट्राइकोटॉमस बोल देंगे। एंड सेम वे अगर हमारी 3 से ज़्यादा कैटेगरीज बनेंगी तो उसको हम पॉलीटॉमस वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप हो गया तो इसमें काफ़ी सारी आपकी कैटेगरीज बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलीटॉमस वेरिएबल। अभी ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स आए हैं, इन्हें मेजर करने के हमारे लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। ओके, तरीके अलग अलग होते हैं। अब हम उसे समझेंगे। एंड ये वाला टॉपिक जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना। ठीक है, देखो, क्वालिटेटिव को नापने के लिए एज सच हमारे पास कोई मेजरिंग टूल तो होता नहीं है, बट फिर भी हम उसे नाप सकते हैं थोड़ा बहुत। तो कैसे नापेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि मैम मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नाम पता है, ये एक मेल हो गया, ये एक फीमेल हो गया, ये 2 कैटेगरीज पता है, इसके बारे में और कुछ जानकारी मुझे नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये हमारा सबसे पहला लेवल आ जाता है, दैट इज नॉमिनल। इसका मतलब ये होता है जस्ट फॉर द नेम सेक, जो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से जाना जाता है और किसी चीज़ से नहीं जाना जाता। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल हो गया हमारा जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है और कुछ तरीके की हमारी मेजरमेंट नहीं है, तो जस्ट सिर्फ नाम इंक्लूडेड है, तो वो हमारा नॉमिनल स्केल हो गया। ओके, अभी आ जाता है नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल। देखो, ऑर्डिनल में आपका ऑर्डर आएगा। ओके, तो जब भी आप अभी उसी मेल फीमेल या फिर और कैटेगरीज में ऑर्डर लगा दो, ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपको एक रेस्टोरेंट को रेटिंग देनी है। ओके, तो वो आपसे क्या बोलेंगे कि भाई कितना आप रेट करोगे इसको आउट ऑफ 1 to 5, तो आप उसको ऑर्डर करोगे। अभी मान लो कि आपके पास एक क्लास है। ओके, एंड उस क्लास के अंदर, उस ग्रेड के अंदर कौन से बच्चे की क्या रैंक आई है। ठीक है, तो आप हर नाम को एक एक रैंक दे दोगे। मान लो शालू है, वो फर्स्ट आई है, सिमरन है सेकंड आई है, साक्षी है थर्ड आई है। तो आपने ऑर्डर कर दिया कि भाई तुम फर्स्ट, तुम सेकंड, तुम थर्ड, तुम फोर्थ, तुम फिफ्थ, ऐसे। तो जहाँ पे भी ऑर्डर आ जाएगा ना कि कौन चीज़ किससे कितनी ज़्यादा अच्छी है, आप कंपेयर तो कर रहे हो ना, थोड़ा सा आपकी मेजरमेंट का लेवल और बढ़ गया। पहले सिर्फ नाम था, अब उनको रैंक मिल गई, अब उनको ऑर्डर मिल गया, उनको लेवल मिल गया। तो जब भी वर्ड रैंक होगा, ऑर्डर होगा या लेवल होगा, तो आपका ऑर्डिनल वाला जो स्केल है वो इंक्लूड होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ऑर्डिनल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नॉमिनल आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके नाम नहीं होंगे तो आप ऑर्डर किसको दोगे, राइट। सेम ऐसे ही ये जो ऑर्डिनल है ये किसके अंदर आ जाता है, हमारा इंटरवल के अंदर। तो ये जो लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो सबसे फर्स्ट लेवल है वो सेकंड लेवल के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, जो सेकंड लेवल है वो थर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, और जो थर्ड लेवल है वो फोर्थ के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्केल के ऊपर, जो कि है हमारा इंटरवल। देखो, इंटरवल ना एज सच कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट द डिस्टेंस। ओके ना, इट हैज़ टू बी इक्वल। जब भी आप किसी चीज़ में नापोगे तो इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए। इसकी वजह से हम इसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने ईयर ले लिया, ओके, एंड ईयर आपने लिया 2003 एंड 2004, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 ईयर। ठीक है, तो ये सेम अमाउंट रहेगा अगर आप दोबारा से सेम नंबर्स इस तरह के लोगे। तो अगर आपने 2007 और 2008 ले लिया तो उसके बीच में भी सेम गैप है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपके पास हमेशा आ जाएगा। लेकिन अगर आप 0 ईयर की बात करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई टाइम ही नहीं था, वो टाइम था, राइट। उस टाइम पे भी लोग रहते थे। तो जब हम 0 की बात करते हैं इस तरह के इंटरवल, इस तरह के नंबर्स में, तो वहाँ पे 0 की वैल्यू ना ऐसा नथिंग नहीं होती,
इट हैज़ सम वैल्यू इन इट। जैसे कि हम 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है, ऐसा तो नहीं होता कि कोई वैल्यू ही नहीं है उस टाइम पर। तो जब भी 0 की वैल्यू ट्रू नहीं होगी, मतलब एज सच उसको नथिंग नहीं हम बोलेंगे कि भाई अभी ऐसा सिचुएशन है कि कुछ है ही नहीं, 0 मतलब नथिंग, ठीक है। अगर उस 0 की वैल्यू पे आपको नथिंग नहीं मिल रहा है तो वो आपका इंटरवल स्केल आ जाता है। इसके बाद हमारा आएगा रेशो स्केल। ओके, तो रेशो स्केल में क्या होता है, जब आपकी जो 0 की वैल्यू है वो एक्चुअली 0 होती है, नथिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 किलो चीनी है, ठीक है, और आप 0 किलो चीनी देखोगे तो 0 किलो चीनी मतलब नथिंग। ओके, यू विल गेट नथिंग एज सच, ठीक है। तो जब भी आपको 0 की वैल्यू ट्रू मिले, एक्चुअल में वो चीज़ नथिंग हो, तो वो रेशो स्केल हो जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू नथिंग की 0 की वैल्यू नथिंग नहीं हो, उसकी एक्चुअल में कुछ ना कुछ अभी भी वैल्यू है, वो 0 नंबर तो शो कर रहा है बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू है। ओके, तो वो हमारा इंटरवल स्केल आ जाएगा। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे दोबारा पूछना, आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल हैप्पीली एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, चलो अभी इन सारे स्केल्स को ना हम और एग्जाम्पल से और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नॉमिनल वैल्यू मैंने बताया था जस्ट फॉर द नेम सेक, है ना, तो उसमें हमारा एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं, जेंडर, ब्लड टाइप, एंड इट इज़ ओनली कैटेगराइज्ड। ओके, इसमें सिर्फ कैटेगरीज होंगी। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल, जिसमें आपका रैंक आ जाता है, ओके, ऑर्डर आ जाता है। तो जैसे क्लास में रैंक हो जाता है, मूवी की रेटिंग्स हो जाती है, ठीक है, तो उसमें भी एक तरह का ऑर्डर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज इंटरवल, ठीक है। इंटरवल में जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर्स तो इन्वॉल्व होंगे प्रॉपर, ठीक है, लेकिन उसमें आपको 0 की वैल्यू ट्रू नहीं होगी। तो 0 की वैल्यू ट्रू ना होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी 0 की है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर जब 0 होता है तो उसका ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, टेम्परेचर अभी भी है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर है। एंड IQ कभी किसी का 0 ही नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत IQ हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशो। तो रेशो के अंदर आपका सारी तरह की आप एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास 0 की वैल्यू नथिंग होती है। ओके, तो लाइक वेट, हाइट, इनकम, अगर आपकी इनकम 0 है दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी पेनी इन योर पॉकेट। ओके, एंड अगर आपकी हाइट 0 है तो आपकी कोई हाइट है ही नहीं, अगर आपका वेट 0 तो कोई वेट है ही नहीं, तो मतलब 0 की वैल्यू ट्रू है। भाई 0 अगर किसी ने दे दिया आपको तो वो कुछ भी नहीं है आपका, मतलब इट इज़ नथिंग। ओके, तो अभी अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो अगेन आई एम सेइंग आप प्लीज़ इस टॉपिक को दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर। अभी हमारे पास लास्ट 2 वेरिएबल्स और बच गए हैं, दैट इज़ डमी वेरिएबल एंड लेटेंट वेरिएबल। देखो डमी वेरिएबल क्या होता है, जब भी आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी होती है इजीली, राइट, तो आपके पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है जिनसे आप नंबर्स अटैच नहीं कर सकते, सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हो, तब भी आप उनको नंबर्स दे दो, ठीक है, फॉर द ईज़ ऑफ कंडक्टिंग योर रिसर्च। अगर आपने उनको नंबर्स दिए, मान लो आपने मेल को 1 कर दिया, फीमेल को 2 कर दिया, ऐसे, तो अगर आपने उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग योर रिसर्च ईजिली अगर आपने उनको नंबर्स दिए हैं तो क्या होगा, तो उसे हम डमी वेरिएबल बोल देंगे। ओके, इट इज़ एक्चुअली नॉट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, बट आप उसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्वालिटेटिव क्या हो गया, क्वांटिटेटिव का एक तरह से डमी वेरिएबल हो गया। ओके, नेक्स्ट इज आवर लेटेंट वेरिएबल। अभी लेटेंट वेरिएबल को आप कैसे समझोगे, वो वेरिएबल्स जो कहीं ना कहीं अनऑब्जर्व्ड रह जाते हैं। ओके, अगर आप मान लो लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, अभी उन लोगों का क्या एटीट्यूड है, ओके, उनका क्या इंटेलिजेंस लेवल है, ये सारी चीज़ें आप मेजर नहीं कर पाते डायरेक्टली। बट ऐसा नहीं है कि इनको मेजर कर ही नहीं सकते, इनको मेजर करने के लिए और तरीके होते हैं। किसी का एटीट्यूड जानने के लिए आप उनका थेरेपी करवा सकते हो, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चनर उन्हें दे सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ये इंसान किस तरह से सोचता है, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेम ऐसे इंटेलेक्चुअल लेवल जानने के लिए आप उनका IQ टेस्ट करवा सकते हो। तो बट ज़्यादातर रिसर्च में ये जो फैक्टर्स
होते हैं, जो लेटेंट वेरिएबल होते हैं, ये अनऑब्जर्व्ड होते हैं, ओके। तो इसीलिए इन्हें हम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड आई हैव ट्राइड फ्रॉम माई एंड टू कवर ईच एंड एवरी वेरिएबल दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम, ओके। एंड इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ इस टॉपिक में अभी भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया या रह गया है, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।